हेलो एवरीवन। क्लास 10th इंग्लिश द बुक फर्स्ट फ्लाइट की फर्स्ट पोएम दी गई है जिसका नाम है डस्ट ऑफ स्नो, जिसमें दो वर्ड्स दिए गए हैं। एक वर्ड है हेमलॉक, जिसको हम अ पॉइजनस हर्ब के रूप में इंगित करते हैं, जिसको विषैली झाड़ी के रूप में जानते हैं। इसका एक मीनिंग होता है धतूरा। धतूरा का पौधा जो होता है थोड़ा सा पॉइजनस होता है, जिसमें वाइट फ्लावर्स आते हैं। सुक जो टर्म दिया गया है वो सेकंड फॉर्म ऑफ सीक दिया गया है, SHAKE, सीक का सेकंड फॉर्म दिया गया है। सुक मीन्स होता है हिलाया, मूव फ्रॉम साइड टू साइड या अप एंड डाउन्स, मूव फ्रॉम अप एंड डाउन्स या साइड टू साइड, लेफ्ट टू राइट। क्लियर है, हिलाना। इसमें क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का क्या मतलब है, यानी स्नो की धूल का क्या मतलब है। व्हाट डज द पोएट से हैज़ चेंज्ड हिज मूड, जिसके बारे में पोएट ये बताता है कि उसने उसके मूड को परिवर्तित कर दिया। मूड मीन्स होती है मानसिक अवस्था। एंड हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज्ड, और किस तरीके से पोएट का मूड परिवर्तित हो जाता है। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसमें 3 आंसर्स भी आएंगे। एट फर्स्ट तो बोला ये गया है कि डस्ट ऑफ स्नो क्या है, तो लिखा जाएगा द डस्ट ऑफ स्नो इज़ द डस्ट विच हैज़ बीन क्रिएटेड बाय अ क्रो व्हेन इट सुक ऑन एन आइस लैडन विद स्नो, इट हैज़ चेंज पोएट्स मूड। जैसे आपको जब कविता पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाता है कि कवि का मूड जो होता है वो ऑफ होता है। वह एक पॉइजनस हर्ब झाड़ी के नीचे बैठ जाता है, और जिस पे बर्फ़ की धूल पड़े होते हैं, यानी बर्फ़ के कण होते हैं। और जैसे ही कौवा उस पर बैठता है, बर्फ़ के कण उसके ऊपर हिलकर आ जाते हैं, और उसका मूड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इट सुक ऑन एन आइस लैडन, यानी बर्फ़ से ढका हुआ। क्लियर है, वह पेड़ होता है जिस पर एक कौवा बैठता है, और जिसके कारण वह डाली हिलती है या वह पौधा, वह हर्ब हिलता है, और कवि के सिर पर, कवि के ऊपर स्नो के डस्ट गिरने लगते हैं। इट हैज़ चेंज पोएट्स मूड, जो कि कवि के मूड को चेंज कर देते हैं। अब कवि का मूड कैसा होता है, आप पोएम को पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा। ही बिकेम हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, वह कैसे हो जाता है, कैसे चेंज हो जाता है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें बताया गया है कि ही बिकेम हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, यानी जितना भी समय उसके दिन का बचा था वो पूरे दिन प्रसन्न मुद्रा में दिखाई देता है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, हाउ डज द फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। फ्रॉस्ट को नेचर के द्वारा इस पोएम में कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, दर्शाया गया है। फ्रॉस्ट मीन्स आप जानते ही हैं कि फ्रॉस्ट मीन्स क्या होता है, पाला, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि बर्फ़ गिरता है, जिसको पाला हम बोलते हैं। द फॉलोइंग क्वेश्चंस मे हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर फ्रॉस्ट, और किस तरीके से जो निम्नलिखित क्वेश्चंस दिए गए हैं उनमें फ्रॉस्ट को समझाया गया है। और देखें, इस क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पाले से रिलेटेड, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। पूछा ये जा रहा है क्वेश्चन कि वे कौन सी चिड़ियाएँ हैं जिनका प्रायः हम कविताओं में प्रयोग करते हैं। डू यू थिंक अ क्रू इज़ ऑफन मेंशन्ड इन द पोएम्स, और क्या आप इस बारे में कभी सोचते हैं कि कौवों का प्रयोग किसी पोएम में किया गया है या पोएम्स में किया जाता है। व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ अ क्रो, और यदि आपकी मस्तिष्क में किसी क्रो का
कौवे का इमेज बनता है तो उसके बारे में आपके मस्तिष्क में क्या थिंकिंग उभरती है। थिंकिंग मतलब क्या विचार उत्पन्न होते हैं, ये टर्म दिया गया है। इसमें भी 2 और 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। उसका आंसर यहाँ दिया गया है कि बर्ड्स यूजुअली, जो पोएम्स में चिड़ियाएँ यूज़ की जाती हैं, प्रायः वह कौन सी चिड़ियाएँ होती हैं। द बर्ड्स यूजुअली मेंशन्ड इन द पोम्स, यानी वे चिड़ियाएँ जिनका प्रयोग हम प्रायः कविताओं में पाते हैं, वो चिड़ियाएँ हैं नाइटिंगेल, कुकू, मैना एंड स्पैरो एक्सेट्रा। यानी इसके अलावा भी कुछ चिड़ियाएँ हैं जिनका प्रयोग पोएम्स में किया जाता है, लेकिन क्रू का बहुत ही रेयरली यूज़ होता है। यहाँ पे दिया गया है क्रू इज़ रेयरली मेंशन्ड इन पोम्स। कविताओं में क्रू का यूज़, क्रू मीन्स कौओं का प्रयोग बड़ा ही कम किया गया है। व्हेन वी थिंक ऑफ अ क्रू, और जब हम क्रू के बारे में सोचते हैं, इट रिमाइंड्स अस, तो हमें यह दर्शाता है, बतलाता है, याद दिलाता है। किसकी याद दिलाता है? ऑफ इट्स हार्श वॉइस, एक कठोर आवाज़ की याद दिलाता है, एंड ब्लैक कलर की याद दिलाता है। जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं, एक क्वेश्चन पूछा गया कौन कौन सी पक्षियों का प्रयोग प्रायः कविताओं में किया जाता है, और यदि और कविताओं में क्रो का यूज़ होता है कि नहीं होता है, और यदि आपके मस्तिष्क में क्रो की इमेज बनती है तो उसके प्रति आपके दिमाग में थिंकिंग क्या आती है, ये सारा आंसर दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगेन व्हाट इज़ अ हेमलॉक ट्री। अगेन व्हाट इज़ अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक के बारे में हमने बताया कि हेमलॉक ट्री जो होता है धतूरा का पौधा होता है। पूछा जा रहा है कि हेमलॉक ट्री है क्या। Why does not the poet write about the more beautiful tree? और क्यों राइटर इस बारे में ये नहीं बताने का प्रयास करता है कि यह जो पौधा है वह ब्यूटीफुल पौधा नहीं है, ट्री नहीं है। सच एज अ मैपल और एन ओक और अ पाइन, जिस तरीके से मैपल, ओक और पाइन का पौधा खूबसूरत दिखाया जाता है हर कविताओं में, उस तरीके से इस पौधे को भी खूबसूरत नहीं दर्शाया गया है। आंसर में आते हैं, और हेमलॉक ट्री इज़ अ पॉइजनस ट्री। ये सभी लोग जानते हैं कि हेमलॉक ट्री धतूरे का पौधा पॉइजनस ट्री होता है। इट इज़ नॉट वेरी ब्यूटीफुल, यह ब्यूटीफुल सुंदर नहीं होता है। बट द पोएट डज नॉट मेंशन एनी मोर ब्यूटीफुल ट्री, लेकिन ब्यूटीफुल न होते हुए भी लेखक ने, कवि ने इस पौधे का जिक्र अपनी कविता में किया है। ही बिलीव्स, वह विश्वास करता है कि दैट एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर इज़ ब्यूटीफुल। वह यह बताना चाहता है सभी को कि प्रकृति की जितनी भी छटाएं हैं वो सभी आपके लिए सुंदर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पेज पे चलते हैं लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डू द क्रू एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट। कविता में क्रू और हेमलॉक किसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जॉय और सॉरो, जॉय को या सॉरो को। जॉय मीन्स होती है प्रसन्नता या खुशी, सॉरो मीन्स होता है दुख या कष्ट, किसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रू सेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड्स फॉर। और जो डस्ट ऑफ स्नो है जो कि हेमलॉक ट्री पर बैठकर क्रू ने पोएट यानी कवि के ऊपर गिराया था, वो किसके लिए स्टैंड करता है, आता है। तो आंसर में लिखेंगे, इन दिस पोम, इस कविता में क्रू एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय। दोनों मिलकर जॉय ही उपस्थित करते हैं, सॉरो उपस्थित नहीं करते हैं, क्योंकि उसके बाद कवि का मूड परिवर्तित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, जिसमें वो जो रेस्ट ऑफ टाइम होता है उस दिन का, वो बड़े ही प्रसन्नता के साथ बिताता है। तो वो
क्रो और हेमलॉक ट्री की बात की जा रही है, जो कि जॉय को रिप्रेजेंट करता है, प्रसन्नता को रिप्रेजेंट करता है। द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट्स जॉय। यहाँ पे डस्ट ऑफ स्नो की बात की गई है, यानी स्नो के यानी बर्फ़ की जो धूल की बात की गई है वह भी जॉय को ही रिप्रेजेंट करता है। दैट नेचर शावर्स, जो कि प्रकृति उसके ऊपर बरसाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप फील कर सकते हैं, क्वेश्चन को फीलिंग के साथ साथ आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिया गया है, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड। कभी ऐसा भी समय आपको आया है जिस दिन आप डिप्रेस्ड हों और होपलेस हों, यानी कि परेशान हों और आशाहीन हों? कोई ऐसा दिन आपके जीवन में आया हो? हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट? क्या आपने एकदम ठीक इसी तरीके का क्षण आपने एक्सपीरियंस किया हो, अनुभव किया हो? दैट चेंज्ड योर मूड, जिसने आपके मूड को परिवर्तित कर दिया हो उस दिन, दैट डे। इसको आपको एक्सप्लेन करना है, तो इसको आप अपने फीलिंग के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं और लिख सकते हैं। पहले सोचें, कोई ऐसा दिन आपके जीवन में आया था और कोई ऐसी घटना आपके साथ घटित हुई जो कि आपके मूड को परिवर्तित कर देती है। इसको सोचें, महसूस करें और फिर इसका आंसर दें। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।